Hello, good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. Today we are discuss the next topic of microeconomics, that is production function, short run production function, long run production function, total productivity of labor, marginal productivity of labor and एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वस्तु की आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी से खिलौना बनाना, मिट्टी से खिलौना बनाने से मिट्टी की आर्थिक उपयोगिता बढ़ जाती है, तो यह अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन कहलाता है। मटकी बनाना आदि। उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके उत्पादन की जिन मात्राओं का उत्पादन किया जाता है उसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच तकनीकी, भौतिक एवं फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन की मात्रा और प्रोडक्शन के साधनों के बीच में टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। अर्थात Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K एंड T। यहाँ पर Q का मतलब है उत्पादन की मात्रा, जिसको की भौतिक इकाइयों क्विंटल किलोग्राम में लेते हैं। इसी प्रकार L है श्रम की मात्रा, K है पूंजी की मात्रा, जिनको हम उनकी मापने की इकाइयों में लेते हैं। तो इस प्रकार जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं, एक तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल वह अवधि होती है जिसके अंतर्गत केवल हम उत्पादन के परिवर्तनशील साधन को ही परिवर्तित कर सकते हैं और अन्य साधनों को हम स्थिर रखते हैं। अर्थात जो संयंत्र का आकार है वो अल्पकाल में स्थिर रहता है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल श्रम को ही हम परिवर्तनशील साधन मानते हैं। तो इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन होगा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा व परिवर्तनशील साधन श्रम के बीच तकनीकी, भौतिक व फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर भूमि, पूंजी और टेक्नोलॉजी की मात्रा स्थिर रखते हैं और केवल श्रम को ही परिवर्तनशील साधन मानते हैं। तो अर्थात Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, और ये वेरिएबल में इनपुट है, और K एंड और T ये स्थिर साधन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जैसे उत्पत्ति का नियम या ह्रासमान प्रतिफल के नियम भी कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दीर्घकाल में जैसा कि मैंने बताया कि दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को एक उत्पादक परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पादक अपना प्लांट, अपनी मशीनें, टेक्नोलॉजी सभी को परिवर्तन कर सकता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा व उत्पादन के सभी परिवर्तनशील साधनों के बीच तकनीकी, भौतिक और फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। तो इसका मतलब हो गया कि दीर्घकाल में हम किसी भी साधन को स्थिर नहीं मानते, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K एंड और T। L लेबर है, K कैपिटल एंड लैंड है और T टेक्नोलॉजी है। इसमें पैमाने के प्रतिफलों के अध्ययन का नियमों का अध्ययन करते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत पैमाने के प्रतिफल के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब ये अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है।
तो अल्पकाल और दीर्घकाल कोई समय से हम अर्थशास्त्र में मापते नहीं हैं, ये उसके कारखाना के ऊपर निर्भर करता है वो कि कितने समय के लिए उसके लिए अल्पकाल होता है और कितने समय के लिए दीर्घकाल होता है। तो अर्थशास्त्र में कोई समय के आधार पर नहीं मानते, केवल हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तनशीलता के आधार पर अल्पकाल और दीर्घकाल का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें केवल एक साधन परिवर्तनशील रहता है तथा अन्य साधन स्थिर रहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत संयंत्र के आकार को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो कैसा होता है अर्थशास्त्र में अल्पकाल कहलाता है। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो उत्पादन में परिवर्तन होने पर स्थिर रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, तथा परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ते हैं और घटने पर घटते हैं। दीर्घकाल लॉन्ग रन, दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को, संयंत्र के आकार को भी, प्लांट, भवन, मशीनें सभी को परिवर्तनशील माना गया है, यहाँ कोई भी स्थिर साधन नहीं रहता। तो ये समझ में आ गया कि अल्पकाल और दीर्घकाल समय अवधि से नहीं लिया गया है। अल्पकाल और दीर्घकाल केवल उत्पादन के साधनों में परिवर्तनशीलता और स्थिरता के आधार पर अल्पकाल और दीर्घकाल का निर्धारण किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कुल उत्पादन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर, अल्पकाल की बात कर रहे हैं, जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उनसे होने वाला उत्पादन का योग कुल उत्पादन कहलाता है। अर्थात TPL बराबर, जिसको हम टोटल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर कहेंगे, TPL बराबर समेसन MPL, सीमांत उपयोगिताओं के योग को ही कुल उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, श्रम के कुल उत्पादन में श्रम की इकाई का भाग देने पर प्राप्त मान औसत उत्पादन कहलाता है। अर्थात APL बराबर TPL बटा L। APL का मतलब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, TPL का मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और L का मतलब श्रम की मात्रा। सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। अर्थात MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू डेल्टा टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाई चेंज इन लेबर। अर्थात इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि MPL बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। अब हम इसको एक सारणी के द्वारा और चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे, जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि TPL, MPL और APL कैसे निकालते हैं और उसको डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं, जिसमें N जो है भूमि है, जिसको हम स्थिर मानते हैं। N जो भूमि है उसको स्थिर माना गया है 10, इसमें 10 है भूमि, और श्रम है L है जिसको हम बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन कैसे निकलता है। जैसे 10 बीघा भूमि में एक श्रमिक लगाएंगे तो शुरुआत में 3 कुल उत्पादन की 3 इकाइयों का उत्पादन होगा, दूसरा लगाएंगे 7 होगा, तीसरा लगाएंगे 12 होगा, चौथा लगाएंगे 16 होगा, पाँचवां 19, छठा 21, सातवां 22 और आठवां 22। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो शुरुआत में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, एक बिंदु के बाद में घटती दर से बढ़ता है और एक स्थिति पर अधिकतम हो जाता है। यहाँ तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, फिर घटती दर से बढ़ रहा है, यहाँ पे अधिकतम हो गया, और इसके बाद भी अगर हम श्रमिक की इकाइयों का लगाते हैं तो कुल उत्पादन घटने लग जाता है। इससे हम परिवर्तन को निकालते हैं, सीमांत उत्पादन निकालें तो कैसे निकालेंगे कि 0 - 3 3, 7 - 3 4। तो TPL में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, MPL है। तो ये MPL पहले 3 4 5 4 3 2 1 0 -1 -1। इसका मतलब MPL जैसे जैसे हम श्रमिक की इकाइयों को लगाते हैं, पहले शुरुआत में MPL बढ़ती है,
अधिकतम होती है, उसके बाद घटने लगती है, 0 होती है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। एपीएल औसत उत्पादन की बात करें तो एपीएल प्रारंभ में बढ़ता है, अधिकतम होता है, उसके बाद में घटने लग जाता है। तो ये कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन है। अब हम इसको चित्र के द्वारा देखें तो चित्र में एक्स अक्ष पे श्रम की मात्रा ली हुई है जो परिवर्तनशील है और वाई अक्ष पर कुल उत्पादन टीपीएल लिया हुआ है और नीचे इसी प्रकार नीचे एक्स अक्ष पे श्रम की मात्रा ली हुई है और वाई अक्ष पे एपीएल और एमपीएल लिया हुआ है। स्थिर साधन के ऊपर जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन प्रारंभ में 0 से बढ़ती दर से बढ़ता है ए बिंदु तक। ए बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मोड़ का बिंदु है। इसके बाद में ये घटती दर से बढ़ता है और सी बिंदु पर जाकर अधिकतम हो जाता है। इसके बाद भी अगर श्रमिक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर घटने लगता है। इससे हम सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। मूल बिंदु से टीपीएल वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, मूल बिंदु से टीपीएल वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल एपीएल वक्र को दर्शाता है तथा टीपीएल वक्र पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का ढाल एमपीएल वक्र को दर्शाता है। शुरुआत में जैसे जैसे टीपीएल वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का ढाल बढ़ता जा रहा है तो एपीएल भी बढ़ती जा रही है। ढाल अधिकतम बी बिंदु पर होता है तो बी बिंदु पर एपीएल अधिकतम हो जाती है। उसके बाद में स्पर्श रेखा का ढाल घटने लगता है तो एपीएल भी घटने लग जाती है। इस प्रकार हम एपीएल वक्र का निर्धारण कर लेते हैं। एमपीएल वक्र पहले स्पर्श बिंदु का ढाल बढ़ता है, ए बिंदु पर अधिकतम हो जाता है, उसके बाद में स्पर्श रेखा का ढाल लगातार घटता जाता है। सी बिंदु पर टीपीएल वक्र पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 हो जाता है तो सीमांत उत्पादन भी 0 हो जाता है। उसके बाद में सी बिंदु के बाद में स्पर्श रेखा का ढाल ऋणात्मक हो जाता है तो एमपीएल भी ऋणात्मक हो जाता है। तो उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जब अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन एक बिंदु के बाद में तीनों ही घटने लग जाते हैं, इसलिए इसको आसमान प्रतिफल के नियम कहते हैं। अब हम इन दोनों में संबंध पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन टीपीएल एंड एमपीएल। जब टीपीएल बढ़ता है तो एमपीएल धनात्मक होती है। ये टीपीएल बढ़ रहा है तो एमपीएल धनात्मक है। जब टीपीएल अधिकतम होता है तो एमपीएल 0 है। यहाँ पे टीपीएल सी बिंदु पर अधिकतम है तो यहाँ पर 8 बिंदु पर एमपीएल 0 हो जाती है। और जब टीपीएल घटता है तो एमपीएल ऋणात्मक है। यहाँ सी बिंदु के बाद में टीपीएल घट रहा है तो यहाँ पर एमपीएल ऋणात्मक हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एपीएल एंड एमपीएल कि जब एपीएल बढ़ती है तो एमपीएल ग्रेटर देन एपीएल होता है। जब एपीएल बढ़ती है तो एपीएल से एमपीएल ज़्यादा होता है और जब एपीएल अधिकतम होती है तो एमपीएल और एपीएल दोनों बराबर होती है और जब एपीएल घटती है तो एमपीएल अधिक होती है और एपीएल अधिक होती है और एमपीएल कम होती है। तो इस प्रकार इन वक्रों में संबंध होता है। कल हम
परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ेंगे, जो इसी का नेक्स्ट टॉपिक है। कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में इसमें लिख के डालें, जिससे कि हम आपको उसका उत्तर दे सकें। थैंक यू।